प्रमुख आंदोलन और घटनाएं, मतलब कि 1885 से लेकर 1951 के बीच में जितने भी भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख आंदोलन हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, समझौते हुए हैं, सभी को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है। आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है, आधुनिक भारत के जितने भी आंदोलन हैं सभी को बहुत डीपली पूछ रहा है। इसलिए मैंने जितने भी आंदोलन हैं प्रमुख, होम रूल आंदोलन हो, लखनऊ पैक्ट हो, रोलेट एक्ट हो, खिलाफत आंदोलन हो, गोलमेज सम्मेलन हो, सभी को मैंने डीपली बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है। तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर बन सकती है, पर इतना ज़रूर है कि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आज आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और आपका इस टॉपिक से एक नंबर जरूर पक्का हो जाएगा। तो इसलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं 1885 की प्रमुख घटना से। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा तो मैं आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद आई बटन पर क्लिक करके उसे जरूर देख लेना। मैंने उसमें कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हैं सभी को कवर किया है। तो इसमें भी मैं कांग्रेस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें एओ ह्यूम भी कहा जाता है, और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। और स्थान पूछ लिया जाए तो बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। और दादा भाई नौरोजी ने ही इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था, क्योंकि जब ये पार्टी बनी थी तो उस समय इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ और बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। इतना कुछ आपको कांग्रेस के बारे में पता होना चाहिए और डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो 1885 के बाद 1916 का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है होम रूल आंदोलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। तो आखिर ये है क्या, पहले इसके बारे में जान लीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की यह घटना है। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नरमपंथी दल था उन्होंने ब्रिटेन की सहायता करने का निर्णय लिया। इसके पीछे ये कारण था कि अगर भारत ब्रिटेन का साथ देगा तब विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जो ब्रिटेन है भारत को आज़ाद कर देगा। परंतु जल्दी कांग्रेस को ये पता चल गया कि जो अंग्रेजी सरकार है ऐसा नहीं करेगी, तो उन्होंने इसी के बीच होम रूल आंदोलन शुरू कर दिया। तो होम रूल आंदोलन कहाँ से प्रभावित है, ये कई बार पूछा गया है। तो होम रूल आंदोलन जो है वो आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था और इसे दो लोगों ने शुरुआत की थी। सबसे पहले इसकी बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत पुणे के बेलगांव से की थी और एनी बेसेंट ने मद्रास से की थी। कई बार पूछा गया है कि बेलगांव से किसी ने शुरुआत की, तो बाल गंगाधर तिलक ने। इसे आप इजीली याद भी कर सकते हैं। देखिए बेलगांव और बाल, इसकी शुरुआत देखिए ना, बेल और बाल एक ही तरह से शुरू हो रहे हैं, तो इससे आप इसे याद रख सकते हैं इजीली। तो होम रूल आंदोलन के बाद अब हम देखते हैं रोलेट एक्ट। तो ये है घटना है 19 मार्च 1919 की। तो 1919 में तीन प्रमुख घटनाएं हुई थी और तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई हैं। पहला है रोलेट एक्ट, दूसरा आगे हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, और तीसरा है खिलाफत आंदोलन। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप इसे लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगी। तो जैसा कि हमने देखा होम रूल आंदोलन के समय क्या हुआ था कि जो भारतीय थे इन्होंने ब्रिटेन का साथ दिया था कांग्रेस से, ये सोच के कि भारत को आज़ाद कर देंगी, और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने वो रोलेट एक्ट लेकर आ गए। तो रोलेट एक्ट क्या था, ये एक काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। मतलब अगर अंग्रेजी सरकार को किसी भी व्यक्ति पर शक हो जाता था तो वह उसे बिना अपील के और बिना दलील के उसे गिरफ्तार कर सकती थी। इसीलिए इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया, किसे, रोलेट एक्ट को। और रोलेट एक्ट के तहत ही सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों पंजाब के लोकप्रिय नेता थे, इन्हें 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए रोलेट एक्ट आया 19 मार्च 1919 को, और 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के जो दो लोकप्रिय नेता थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को ही इसके तहत गिरफ्तार कर लिया गया। तो गिरफ्तार कर किया गया 10 अप्रैल को। उसके 3 ही दिन बाद 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल को वैसाखी मनाई जाती है। तो वैसाखी वाले दिन ही जलियांवाला बाग में का हत्याकांड हुआ था। तो इसमें क्या होता है, रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी, क्योंकि जो पंजाब के नेता थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था, इसलिए पंजाब में ये सभा बुलाई गई थी। और वहाँ पर शांतिपूर्ण विरोध चल रहा था कि हम अपने नेता को कैसे छुड़ाएं, और रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। पर जनरल डायर ने क्या किया, वहाँ पर उन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी और वो काफ़ी लोग उस समय मारे गए थे। और इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। इन्हें अंग्रेजी सरकार के द्वारा केसरी हिंद की तो उपाधि मिली थी महात्मा गांधी जी को, और सर की उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर जी को। दोनों ने इस उपाधि को इस घटना के बाद त्याग दिया और इसे लौटा दिया वापस अंग्रेजी सरकार को। आज भी आप देखते हैं मीडिया में, आपने खबर सुनी होगी, जब भारतीय सरकार से लोग असंतुष्ट होते हैं तो अपनी पद्म विभूषण की उपाधि, पद्मश्री की उपाधि लौटा देते हैं ना, आप सुनते हैं कि पुरस्कार लौटाए गए। तो उस समय भी महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि उन्हें मिली थी और रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिली थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस घटना के बाद उन्होंने ये उपाधि लौटा दी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने ये उपाधि लौटा दी थी।
और इस घटना होने के बाद एक कमीशन बैठाया गया जिसे कहा कहा जाता है हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था इस घटना की जांच के लिए कि आप देखिए किसकी गलती थी, पर कुछ हुआ नहीं इसमें। और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार कि उन्होंने बताया कि सिर्फ 379 व्यक्ति ही मारे गए हैं, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार बताया गया कि लगभग 1000 व्यक्ति इस घटना के दौरान मारे गए थे। पर जो उस रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया कि सिर्फ 379 व्यक्ति ही मारे गए हैं। और आपको यह भी याद रखना है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसमें एक भारतीय था जिसने जनरल डायर का सहयोग किया था। उसका नाम था हंसराज। तो हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था उस समय। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं किया, पर जब एग्जामिनर को जो शिफ्ट को टफ बनाना होता है तो ऐसा क्वेश्चन वो पुट कर देता है। इसलिए आप इसे भी याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था उस समय। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अब हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन। ये भी 1919 की ही घटना है। तो तीन घटना है आपको याद रखनी है 1919 में। पहला रोलेट एक्ट, दूसरा उसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और तीसरा खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। तो आखिर खलीफा का पद क्या था जिसके समर्थन में भारतीय थे और ब्रिटेन इसके खिलाफ था? तो मैं आपको बताता हूँ, तुर्की में जो खलीफा का पद था ये मुसलमानों के लिए एक धार्मिक पद था। मतलब खलीफा का जो पद था इसे ये मुसलमानों के लिए एक धार्मिक पद था, जिसे ब्रिटेन सरकार क्या कर चाहती थी, उसे खत्म करना चाहती थी। इसलिए जो पूरी दुनिया के मुसलमान हैं इससे नाराज हो गए, और इसका जो असर भारतीय मुसलमानों पर भी देखने को मिला। भारतीय मुसलमान भी नाराज हो गए कि आप कैसे हमारे खलीफा का पद को मतलब खत्म कर सकते हैं। इसलिए ये आंदोलन हुआ जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। और भारत में इस खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दो भाइयों ने इसकी शुरुआत की थी खिलाफत आंदोलन की। इन्हें अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ऐसा लिखा होता है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु ने की, तो उनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्हें अली बंधु कहा जाता है। याद रखिएगा आप इसे। अब खिलाफत आंदोलन के बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ, और 1920 में असहयोग आंदोलन हो गया। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया? क्योंकि असहयोग आंदोलन इसलिए शुरू किया गया क्योंकि हंटर आयोग ने कोई फैसला नहीं लिया और खिलाफत आंदोलन से भी कोई बात नहीं बन रही थी। इसलिए 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। और असहयोग आंदोलन का मतलब ही है कि अंग्रेजी सरकार का सहयोग ना करना। आप देख रहे हैं ना, इस असहयोग, असहयोग का मतलब क्या है कि अंग्रेजी जो सरकार थी उसका बिल्कुल सहयोग ना करना। और इसमें क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे तो जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय जो सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर ही भाग लिया। इस समय कई लोगों ने वकालत छोड़ दी, जो वकील थे उन्होंने वकालत छोड़ दी, जो अध्यापक थे उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया था, और जो भारतीय थे उन्होंने टैक्स देना भी बंद कर दिया था, ताकि किसी भी तरह जो अंग्रेजी हुकूमत है उस पर दबाव बनाया जाए। और लोगों ने बाद में जो है विदेशी कपड़े थे उसे भी जलाना शुरू कर दिया था। मतलब लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर उसमें समय भाग लिया था, और जो अंग्रेजी सरकार था उसका पूरा तरह से असहयोग आंदोलन उसके खिलाफ बहुत ही जोर तौर से चलाया था। पर इसका भी कोई बाद में परिणाम नहीं निकला था। और उस समय 1920 में यह आंदोलन चला था, और उसके 2 साल बाद चोरी चोरा कांड हो गया। बहुत ही प्रमुख घटना है इतिहास की, चोरी चोरा कांड। तो महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने क्या किया, गोरखपुर के एक थाना था चोरी चोरा, तो उसमें पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें क्या हुआ 23 पुलिस वालों की मौत हो गई। क्या हुआ था कि उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था और लोग अपना विरोध जता रहे थे, तो उस समय पुलिस ने क्या किया, अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी लोगों के ऊपर। तो जो भीड़ है वो गुस्सा में आ गई, तो उन्होंने क्या किया, जो भी थाना था उसमें आग लगा दी थी, और लोगों के जो पुलिस थे उसको भी उन्होंने आग में झोंक दिया था, और कई पुलिस वाले इसमें जख्मी हो गए थे। तो ये जो हिंसक घटना हो गई थी, इसके बाद गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, मतलब वहीं पर खत्म कर दिया। क्योंकि गांधी जी जो थे वो हिंसा के विरोध में थे ना। तो जो जो चोरी चोरा कांड हुआ था उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसे खत्म कर दिया। तो 1922 के बाद अब हम देखते हैं 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बीच में भी गांधी जी ने कई आंदोलन किए, पर मैंने उसको स्पेशल एक वीडियो में बता रखा है। गांधी जी से रिलेटेड जितने भी आंदोलन हैं सभी को मैंने उस वीडियो में बताया, छोटी सी वीडियो में है। मैं आई बटन में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप उसे जरूर देख लेना। इसमें मैं बस ये प्रमुख प्रमुख आंदोलन को ही कवर कर रहा हूँ। तो उसके बाद देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, गांधी जी ने की थी 12 मार्च 1930 को, और इसकी शुरुआत की थी दांडी मार्च से। तो ये आखिर आंदोलन गांधी जी को करना क्यों पड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन? इसका आंदोलन इसलिए करना पड़ा कि गांधी जी ने क्या किया, 31 जनवरी 1930 को कुल 11 मांगे रखी थी, जिसे कहा जाता है 11 सूत्रीय मांग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 11 सूत्रीय मांग। 11 मांगे थी उसमें, मैं आगे बताऊंगा कि वो कौन कौन सी 11 मांगे थी। तो वायसराय उस समय थे लॉर्ड इरविन, उनके सम्मुख क्या क्या गांधी जी ने 11 कुल मांगे रखी थी, और लॉर्ड इरविन ने क्या किया, उसे अस्वीकार कर दिया, मतलब उसे नहीं माना। जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया, और काफ़ी जोरों से इस आंदोलन को शुरू किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही गोल मेज सम्मेलन शुरू हो गया। 3 गोल मेज सम्मेलन हुए थे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जामिनर इनसे सवाल पूछता है और बहुत ही डीपली पूछता है, इसलिए मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे कवर किया है, ध्यान से सुनिएगा। तो 3 गोल में सम्मेलन हुए थे।
पहला हुआ था 1930 को, दूसरा हुआ था 1931 को और तीसरा हुआ था 1932 को। तीनों लगातार हैं, इसलिए आपको याद करने में मुश्किल नहीं होगी। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था 1930 को, उसी दौरान गोलमेज सम्मेलन शुरू हो गया। तो आखिर ये गोलमेज सम्मेलन क्यों शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना महात्मा गांधी को लंदन बुलाया जाए और लंदन बुलाकर उन्हें कुछ प्रस्ताव दे उनके सामने रखे जाएं कि हम आपकी इतनी बातों को मान लेंगे और आप ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म कर दो। इसलिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन को रखा गया। तो इसे आप जैसे नाम के देख रहे हैं, गोल मेज मतलब राउंड टेबल, तो इसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, क्योंकि उस समय ये राउंड टेबल पर ही सम्मेलन हुआ था। आप इसका भी एक मतलब होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं रेक्टेंगुलर टेबल, यहाँ पर जो व्यक्ति बैठता है वो क्या होता है, वो हेड होता है। घर का जो आप डाइनिंग टेबल भी देखेंगे कि जहाँ पर सब बैठकर रोटी खाते हैं, वहाँ पर भी आप इस चेयर पर किसको बैठाते हैं? घर के जो मुखिया होते हैं और बाकी फैमिली के मेंबर यहाँ पर बैठते हैं। पर जो राउंड टेबल होता है, इसमें सभी बराबर हैं, कोई मुखिया नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। अगर राउंड टेबल में मीटिंग हो रही है मतलब सबके बराबर हैं। तो अंग्रेज बहुत चालाक थे, ये दिखाना चाहते थे कि हम भारतीयों को बराबर अधिकार दे रहे हैं, राउंड टेबल मीटिंग रख रहे हैं, मतलब कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, इसलिए उन्होंने गोल में सम्मेलन रखा है। इसका भी अपना मतलब एक मकसद था उस समय उनका। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो तीनों गोल में सम्मेलन हुए थे, एक ही जगह पर हुए थे, कहाँ पर? लंदन में हुए थे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और भी कई लोगों ने लिया था, पर हरदम एग्जाम में यही पूछा जाएगा और ऑप्शन में आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही दिया होगा, इसलिए याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे, उस समय इंग्लैंड का एक ही प्रधानमंत्री था जिसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रखिएगा कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। भीमराव अंबेडकर जी तीनों में भाग लिया था और उस समय प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। तो अब देखते हैं पहला गोलमेज सम्मेलन। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। आपको बस 1930 याद रखना है, डेट आपको नहीं याद रखनी। और ये कहाँ पर हुआ था? तो सेंट जेम्स पैलेस, जो कि लंदन में है, वहीं पर पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन वायसराय थे उस समय। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया, तो अंग्रेजों ने क्या किया? उन्हें जेल में डाल दिया। कहाँ के जेल में? तो यरवदा जेल, ये पुणे में है, वहाँ पर महात्मा गांधी जी को बंद कर दिया गया। तो उसी समय महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है। अभी जो आरआरबी के पेपर चल रहा है एनटीपीसी का, उसमें ये पूछा गया था कि जो पूना समझौता हुआ है ये किसके बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में पूना समझौता हुआ था। कहाँ पर? यरवदा जेल में, क्योंकि उस समय गांधी जी को यरवदा जेल में बंद किया गया था। और इसका परिणाम क्या निकला? क्योंकि मतलब कि जो समझौता हुआ अंबेडकर जी के बीच में और महात्मा गांधी जी के बीच में, इसका परिणाम क्या निकला? तो क्या हुआ? जो केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए जो सुरक्षा के लिए वहाँ पर रिजर्व सीटें होती हैं, तो उस समय भी केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया। और जो प्रांतीय विधानमंडल था, उसमें पहले दलित वर्ग की 71 सीटें थी, 71 थी, और जिसे बढ़ाकर 148 कर दिया गया। दोनों याद रखिएगा, पूना समझौता। तो पूना समझौता के बाद ये हुआ था अपना 1932 को। उसके बाद हम आते हैं सीधा 1940 में। तो 1940 में पाकिस्तान की मांग उठ पड़ी। तो पाकिस्तान की मांग किसने की? तो 24 मार्च 1940 को लाहौर का अधिवेशन हुआ था। इसकी मैंने चर्चा की थी ना कांग्रेस के अधिवेशन में। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, जरूर देख लीजिएगा। मैंने सभी अधिवेशन की उसमें विस्तार से चर्चा की है। तो 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन हुआ। मुस्लिम लीग ने इसमें पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग के नेता कौन थे प्रमुख? अपने जिन्ना साहब, उन्होंने ही इसकी मांग की कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। तो उसके बाद 1947 को 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई। तो माउंटबेटन योजना के तहत उसमें वायसराय थे माउंटबेटन। तो 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी और उन्होंने भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया। तो भारत जो है 15 अगस्त 1947 को अपनी आज़ादी मनाता है और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को अपनी आज़ादी मानता है। वो मानता है कि मैं 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था पाकिस्तान। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, सीमा रेखा है, उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। जो आप देख रहे हैं ना, इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो उस समय 1947 को क्या हुआ था, ये आप देख रहे हैं, ये जो पाकिस्तान है, इसे पश्चिमी पाकिस्तान, इधर वाले पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान से ही आजाद हुआ है, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। तो उसमें इसके जो रेड क्लिफ रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि माउंटबेटन ने तो इसकी योजना रखी थी कि अलग कर दिया जाए, पर रेड क्लिफ को इसकी मतलब कार्यभार सौंप दिया कि आप पूरे भारत का जो नक्शा, इसको भारत को पाकिस्तान से अलग कीजिए। तो वो बैठा, उसने नक्शा रखा। रेड क्लिफ कभी भी, आपको बात बता दूं, रेड क्लिफ कभी भी भारत नहीं आया था। मतलब उसने ये नहीं देखा कि भारत में क्या है, कुछ नहीं, उसने नक्शा रखा और जो भी इस तरह के थाने थे, मतलब सभी थानों को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब आप देखते हैं ना, आपके इलाके का थाना होता है, उसमें उसने क्या किया, जो भी इधर के थाने थे सभी को आपस में खींच दिया, लाइन खींच दी, और इधर बैठा इधर भी लाइन खींच दी, इधर भी थानों को मिला दिया और कहा कि ये पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान हो गया और ये पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। और आप देखते होंगे कि उसमें कई लोगों के खेत क्या हुआ, भारत में थे और घर पाकिस्तान में। इसी कारण तो उसने बैठा, उसने बस इधर लाइन खींच दी कि भाई ये इतने जो थाने हैं सबको आपस में कनेक्ट कर दिया और कह दिया कि भाई ये पाकिस्तान बन गया। उसको ये नहीं पता था कि भाई थाने कहाँ, किसी खेत कहाँ पर है, घर कहाँ पर है, कुछ नहीं, बस उसने ऐसे लक्ष्य रखा और भारत और पाकिस्तान का